आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। उसका आज डे 1 है। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? हम सर्किल पढ़ेंगे। सर्किल किसे कहते हैं? इंटीरियर, एक्सटीरियर, कोड, डायमीटर, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर्स, ठीक है, और एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। कोड पे अगर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स, सर्कल 3 पॉइंट्स से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर क्या है? सर्किल के बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो सर्किल क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ किंग मेकर और बने रहिए मैथ किंग मेकर के साथ। तो अभी बात करते हैं हम सर्किल के बारे में। सर्किल क्या होता है? देखो, मान लेते हैं कि कोई एक फिक्स पॉइंट है ये, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर हम पॉइंट ले लें कि फिक्स डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है, a पॉइंट लिया, फिर एक दूसरा पॉइंट लिया, वो भी इतने डिस्टेंस पे लिया। तो अगर इन सब पॉइंट्स को एक साथ मिला दें, ठीक है, इनका पूरा कलेक्शन अगर हम इकट्ठा कर लें तो इस तरह से जो एक शेप बनेगी, दिस शेप इज नोन एज द सर्किल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हम सर्किल कहते हैं। तो सर्किल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, एट ए फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस पे सब पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्किल, ठीक है। तो अब इस तरह की जो शेप बन गई आपकी, इसको कहते हैं हम सर्किल। अंडरस्टूड? तो ये बन गया आपका सर्किल। सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर ले लेते हैं हम तो इट इज नोन एज द सर्किल। अब सर्किल के अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये सबसे पहले जो फिक्स पॉइंट था हमारा, फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है हमारी, मान लेते हैं ए कोई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगी। यहाँ इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी। इस डिस्टेंस का नाम है रेडियस, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर हो गया आपका और ये हो गई रेडियस, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर के अंदर कोई भी अगर पॉइंट है, ये इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको कहते हैं हम इंटीरियर ऑफ द सर्किल। इसके अंदर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? इंटीरियर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। और बाहर जो भी बाहर की जो चीज़ें हैं, इस सर्किल के बाहर का जो रीजन है उसको कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है। इंटीरियर हो गया, बाउंड्री होगी और एक्सटीरियर हो गया। उसके बाद में है डायमीटर। अगर इस सर्किल के दो पार्ट कर दें, दो पार्ट, ये बिल्कुल बीचों बीच से अगर इसको दो पार्ट कर दें तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज नोन एज द डायमीटर। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होती है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर। ये बी पॉइंट हम इसको मान लेते हैं। तो ए बी इज द डायमीटर एंड डायमीटर इज ऑलवेज डबल टू द रेडियस, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्क। आर्क क्या होती है? देखो, सबसे पहले क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है सर्किल के बारे में, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में आर्क। अगर यहाँ से इसके पेरीमीटर में से, ठीक है, इसकी बाउंड्री में से छोटा सा एक पोर्शन हम कट कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्किल है। अब इसमें से हमने इस पोर्शन को थोड़ा सा कट कर लिया। सो इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को कहा जाता है आर्क, ठीक है, आर्क ऑफ द सर्किल, ओके। उसके बाद है, अब देखो, अब इस सर्किल में हमने दो पोर्शन किए हैं। इसके एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो एक होता है इसका, देखो, अगर ये सर्किल है हमारे पास,
ठीक है। इसके मैं दो पोर्शन कर देता हूँ, ये पोर्शन, एक पोर्शन मैंने ये कर लिया और दूसरा पोर्शन मैंने ये रख लिया इसका, ठीक है। तो इसके दो पोर्शन हो गए, तो दो आर्क हो गई इसकी, एक आर्क इसकी छोटी है और दूसरी आर्क इसकी बड़ी है, ठीक है। तो ये जो छोटी आर्क होती है इसको कहते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ी आर्क है इसको कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। सो यहाँ पे दो तरह की आर्क होंगी आपकी, मेजर और माइनर। सर्कल का जो बड़े वाला पोर्शन है उसको मेजर आर्क कहते हैं, सर्कल का जो छोटे वाला पोर्शन है उसको माइनर आर्क कहते हैं। और अगर इस सर्किल के दो पीस कर दें हम, ठीक है, दो पीस कर दें इस सर्किल के, ये सर्किल है आपका, इसके दो पीस आपने कर दिए तो इसको कहते हैं सेमी सर्किल, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है आधा पोर्शन उसको कहते हैं हम सेमी सर्किल, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये भी कहलाएगा सेमी सर्किल, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे दो सर्किल बनेंगे, सेमी सर्किल। ओके, अभी बात करेंगे हम सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट क्या है, देखो आर्क जो करती है, आर्क दो पार्ट में डिवाइड कर देती है इसको, ठीक है। पहले देख लो आप कोड के बारे में, कोड क्या होती है। ये सर्किल है आपका, ठीक है, इसमें कहीं भी इसके दो पॉइंट को मिला दो, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, कहीं भी इसके दो पॉइंट को मिला दो, सो इट बिकम्स एन कोड, इसको कहते हैं हम कोड, ठीक है। और अब ये कोड इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है सर्किल को, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट छोटा है तो इसको कहते हैं हम स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट। और ये है, या स्मॉल कह दो या माइनर सेगमेंट कह दो, माइनर कह सकते हो और मेजर कह सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा इसका मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ओके, अब बात करेंगे हम सेक्टर के बारे में। ये हो गया आपका सेगमेंट, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सर्किल को अगर हम, ये यहाँ पे सेंटर है, दो कोई भी रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, एक रेडियस ये ले ली हमने और एक रेडियस ये ले ली हमने, ठीक है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया, एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि रेडियस बनाती है सेगमेंट और कोड बनाती है आपकी, सॉरी, रेडियस बनाती है सेक्टर और कोड बनाती है आपकी सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर बनेंगे, ये फर्स्ट सेक्टर बना और ये सेकंड सेक्टर बना। तो फर्स्ट सेक्टर दिखने में छोटा है इसलिए इसको कहते हैं हम माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला सेक्टर है उसको कहते हैं हम मेजर सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर समझ आया आपको, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ओके, अभी ये जो एक्सरसाइज 10.1 है, 10.1 बहुत सिंपल है आपकी, इसी पे बेस्ड है पूरा कंप्लीटली, केवल रिवीजन है आपका। जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, सॉरी जो लोअर क्लासेस में आपने सर्किल के बारे में पढ़ा है उसका जस्ट एक रिवीजन टाइप है यहाँ पे, ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। सर्किल के किसी पॉइंट पे, ये अगर हमारे पास सर्किल है, ठीक है, और एक हमारे पास कोड है, मान लेते हैं ये P है और ये Q है, तो PQ को मिलाते हुए हमने कोड ड्रॉ करी। अब एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, इस सर्किल के ऊपर कहीं पे भी कोई पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं हमने यहाँ पे P ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे S ले लिया, ठीक है। अब इस कोड के दोनों पॉइंट से इस P को मिलाओ, कोड के दोनों पॉइंट से हमने P को मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर है हमारा, सेंटर को हमने मान लिया O, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशन समझने की बहुत ज़रूरत है।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये कोड है, अब ये दो तरह के एंगल बना रही है। पहला एंगल किसके साथ बना रही है, एक पॉइंट है सर्किल के ऊपर कोई P, उस पे एंगल बन रहा है एक तो, ठीक है। एक तो एंगल ये बन रहा है P, एक एंगल बन रहा है, सॉरी इसको मान लो R, मान लो इसको यहाँ पे, तो एक एंगल बन रहा है PRQ, PRQ, ठीक है। और एक एंगल बन रहा है आपका ये, ओके, एक एंगल बन रहा है ये, तो एक एंगल बन रहा है POQ, ठीक है। एक एंगल S पे बना रही है कोड ये, ठीक है। दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ ये कोड ने दो सेगमेंट में डिवाइड किया इसको, एक लोअर स्मॉलर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एक जो एंगल बनेगा वो मेजर सेगमेंट के पॉइंट पे बनेगा, और एक एंगल यहाँ बना माइनर सेगमेंट के पॉइंट पे S पे, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पे एंगल बने, PS और PSQ। अब इन तीनों एंगल का नाम डिफरेंट है, वो थोड़ा समझने वाली बात है, उसको सीख लो, समझ लो इजीली, ठीक है। तो PRQ क्या है, PRQ है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। सर्किल के किसी पॉइंट पे इस इस कोड ने कितना एंगल सबटेंड किया है, वो एंगल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो ये है, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। सर्किल इन मेजर सेगमेंट में जो इसने एंगल बनाया है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। और एंगल POQ क्या है, एंगल POQ एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड विद इट्स सेंटर, विद सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, ये जो कोड बना रही है सेंटर के साथ वो एंगल है ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कोड विद सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये PSQ क्या है, PSQ है एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल इन माइनर सेगमेंट में कहीं सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट एंगल सबटेंड हो रहा है कोड से, सो दैट इज PSQ, ठीक है। तो ये जो आने वाली कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे उस थ्योरम में ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे अब हम एक थ्योरम नंबर 10.1 क्या कह रही है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कोई अगर दो हम इक्वल कोड्स ले रहे हैं तो इक्वल कोड जो सेंटर के साथ एंगल सबटेंड करती हैं वो एंगल इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थ्योरम नंबर 10.1। देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारी थ्योरम इसी से प्रूव हो जाएंगी। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो इसका अब सॉल्यूशन करते हैं या प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, और दो इक्वल कोड ले लेते हैं इस सर्किल के अंदर। ये यहाँ पे सेंटर है O, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो ओके, तो हमने क्या किया, दो कोड ले ली, ठीक है। दो कोड ली हमने और उनसे एंगल सबटेंड करवाए सेंटर के साथ, ठीक है। तो एक कोड हमने ये ले ली और एक कोड हमने कहीं पे यहाँ पे ले ली, ओके।
इनकी खास बात क्या है कि अगर ये हमारा मान लेते हैं ए बी है और ये हमारा सी डी है, तो ये गिवन है यहाँ पे कि ये इक्वल कोड है, तो इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे सेंटर हमने मान लिया ओ। ठीक है, अब एंगल सबटेंड करते हैं कोड पे, तो एंगल सबटेंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस पे एंगल सबटेंड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, दो एंगल यहाँ पे बन गए, एक ये वाला एंगल बन गया और एक ये वाला एंगल बन गया। तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला जो एंगल है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये ट्रायंगल 1 है हमारा और ये ट्रायंगल हमारा 2 है। तो अब प्रूफ देख लो इसका, बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल 1 एंड 2, 1 एंड 2 में देखिए आप, देखो ये सर्किल का रेडियस है ओ बी, है ना, और ओ ए भी सर्किल का रेडियस है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी क्योंकि सर्किल के रेडियस है दोनों, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी सी डी के बराबर है। तो ए बी जब सी डी के बराबर हो गया तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो गया। कौन सा क्राइटेरिया, सो ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉलो होगा, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से हमने क्या सीखा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो थ्योरम बहुत इजी है, आराम से समझ आ जाती है। अगर इक्वल कोड होंगी किसी भी सर्किल की तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, ओके। अब थ्योरम नंबर 10.2, 10.2 क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट कन्वर्स है। उसमें क्या किया होगा कि उसमें एंगल इक्वल दिया होगा और हमें प्रूव करना है कि ये कोड इक्वल है। ठीक है, सिंपल है। कन्वर्स में क्या दिया होगा, कन्वर्स में दिया होगा कि कन्वर्स इसका देख लेते हैं, सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो कन्वर्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इस फिगर को ऐसे ही बना रहने देते हैं और हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्किल एट द center are equal, then the chords are equal। देखो बहुत सिंपल है, ये भी सीपीसीटी से प्रूव करेंगे हम। अभी हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि भाई ये एंगल इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है हमें। ठीक है, और क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी प्रूफ देखो बड़ा सिंपल है, इजी है। प्रूफ में क्या है कि देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है तो इक्वल होंगी सब। ओके, ये एंगल इक्वल दे रखा है उसने, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, गिवन है ये। तो अब कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एसएएस क्राइटेरिया। सो बाय एसएएस क्राइटेरिया ये ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। सो
ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में क्या होगा कि बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, अगर ये CPCT आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास 7th का मेरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल लेक्चर देख सकते हैं। क्लास 8th में भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहले उनको बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, एक बेसिक चीज़ है, आपके थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 इन्हीं दो थ्योरम्स पे बेस्ड है, हो जाएगी बहुत ईजीली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप अपना आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 से आगे। 10.2 से आगे है कि किसी सर्किल पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या होता है, कोड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर पे, सेंटर से किसी कोड के ऊपर, ये हमने एक सर्किल बनाया, यहाँ पे हमने कोड बनाई, इस कोड पे हम सेंटर लेते हैं, सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले चीज़ है आपको मैं बता दूं, थ्योरम नंबर 10.3 कहती है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये कह रहा है थ्योरम नंबर 10.3 कहती है कि भाई अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, अगर ये AB है, C है, ये O है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.3 सिंपली ये कहती है कि इफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री देन AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, बहुत इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, CPCT से अगेन इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम इसको ऐसे यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, ओके, तो ये देखो ये आपकी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू OB, ये क्या हो जाएगी, रेडियस है क्योंकि ये है ना, और OC यहाँ पे OC के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन हो गया। और ये एंगल इसने 90 डिग्री दिया है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो RHS प्रॉपर्टी है एक, RHS प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस साइड और राइट एंगल हो अगर किसी दो ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू BCO, दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि बाय CPCT बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी थ्योरम्स हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में, सब CPCT लगेगा उसमें। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू आ गया BC, बहुत इजीली हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में क्या दिया होगा, कन्वर्स में ये दिया होगा कि भाई अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, उसको आगे जो थ्योरम है आपकी 10.4 में देख लेते हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखो ये दिया होगा AC इज इक्वल टू BC, आपको गिवन है, गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BC, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो फिर अगेन हम यहाँ पे CPCT ही लगाएंगे, तो उसमें देख लेते हैं कि कैसे हम उसको करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगेन वही कंडीशन कि आपका OA इज इक्वल टू OB के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, और ये चीज़ कॉमन है, OC इज इक्वल टू
ओ सी। क्यों है ओ सी इज इक्वल टू ओ सी? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, है ना। और ये गिवन है हमें, क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें दिया गया है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल कैसे हो गए, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। तो बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, सो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ओ। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या है कि सारे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, और इसके इक्वल ये वाला एंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू कितना है, लीनियर प्रॉपर्टी से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भाई ये प्लस ये एंगल दोनों मिलके कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। और बाई सिपिसिटी क्या है, बाई सिपिसिटी एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एंगल बी सी ओ रख दिया, एंगल बी सी ओ रख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 इंटू एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर सेंटर से कोड को कोई लाइन हमने ड्रॉ करी और वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, सो इट विल बी ए परपेंडिकुलर फ्रॉम कोड, परपेंडिकुलर होगा वो कोड के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कन्वर्सली हमने प्रूव करके दिखाई आपको। ओके, अभी पढ़ेंगे हम कि सर्किल से कितने पॉइंट थ्रू हो सकते हैं, किसी सर्किल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट हमने ले लिए। या एक पहले देखते हैं कि एक पॉइंट हमने सिंगल पॉइंट लिया, तो सिंगल पॉइंट से होने वाले कितने ऐसे ट्रायंगल, कितने सर्किल हम बना सकते हैं। देखो एक सर्किल ये बनाया, एक सर्किल ये बना दिया, 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 एक सर्किल ये बना दिया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्किल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से अनलिमिटेड सर्किल ड्रॉ हो सकते हैं। अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, अब 2 पॉइंट से देखते हैं हम कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है। 2 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक सर्किल तो ये ड्रॉ हो जाएगा, सर्किल मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं बना, एक सर्किल ये ड्रॉ हो जाएगा, एक सर्किल ये ड्रॉ हो जाएगा, है ना, एक सर्किल ये ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप कि इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हम सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे सर्किल आप बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कितने नंबर ऑफ सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर 3 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट हो जाते हैं तो क्या होगा, लेट अस डिस्कस। 3 पॉइंट से होके केवल और केवल एक ही सर्किल आप बना सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा देख लो। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है और एक पॉइंट आपके पास सी है। अब इन तीनों पॉइंट से होके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल ड्रॉ करने का तरीका समझ लो, कैसे उसको सर्किल को ड्रॉ करते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से बी को मिलाएंगे और बी से सी को मिलाएंगे, ठीक है। ए से हमने क्या किया, बी को मिला दिया, और बी से हमने क्या किया, सी को मिला दिया, ठीक है, आपस में मिला दिया इनको। अब क्या करेंगे, हम इनके बाइसेक्टर करेंगे, ए बी का बाइसेक्टर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन इजीली वेरी वेल बाइसेक्ट दिस। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कैसे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा ली, यहाँ से एक आर्क लेंगे सेम लेंथ का, यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आ जाएगा इसका बाइसेक्टर, ठीक है। हमने क्या करना है, बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। किसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा हमने, ए बी का बाइसेक्टर। सिमिलरली हम बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बी सी का बाइसेक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आर्क लगाई आपने और यहाँ पे आर्क लगाई, तो ये आपने
इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करेंगे, ठीक है, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस O पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो ये O पॉइंट विल बी योर सेंटर ऑफ द सर्किल। O पॉइंट जो होगा वो सर्किल का सेंटर होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, O से A भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा, C भी उतनी डिस्टेंस पे होगा और B भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये आपका पेरीमीटर पे होना है। तीनों पॉइंट जो है सर्किल के पेरीमीटर पे होंगे, तीनों पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे होंगे। तो अब यहाँ से आर्क लेके और आप जब घुमाओगे इसको कंपास को तो एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट से होके हम केवल एक ही सर्किल बना सकते हैं, और उसका बनाने का तरीका यह है कि दो पॉइंट्स को पहले मिलाओ, आपस में मिला के 2 लाइन आप ड्रॉ कर लोगे। उन दोनों लाइन का आप बाइसेक्टर डालो, इसका बाइसेक्टर डाला, इसका बाइसेक्टर डाला, दोनों एक दूसरे को जहां कट करते हैं दैट विल बी सेंटर ऑफ योर सर्किल। अब उस सेंटर से ए का डिस्टेंस भरो अपने कंपास में, या सी का डिस्टेंस भरो, या बी का डिस्टेंस भरो, तीनों डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेंगे। तो इस डिस्टेंस को लेके आप इसको सेंटर मान के ओ को और एक सर्किल ड्रॉ करोगे। सो इट विल पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 3 पॉइंट से गुजर के केवल एक ही सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज़्यादा सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ एक एक्टिविटी पार्ट कि आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि भाई थ्योरम नंबर 10.5 में क्या दिया है आपका कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट से गुजर के जाने वाला केवल एक ही सर्किल आप बना सकते हो, 3 गिवन नॉन कोलिनियर, कोलिनियर भी नहीं होने चाहिए वो पॉइंट। तो उन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला एक सर्किल अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो केवल एक ही सर्किल हो सकता है, एक से ज़्यादा सर्किल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका प्रूफ करने के लिए। सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। तो अब उस पर हम 3 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये मान लिया इसका ए, ओके। इसमें क्या है ना, आपका प्रूफ नहीं दिया है बुक में, बुक में आपके इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, खाली खाली इसका स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रूफ इसका करने वाले नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड। अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि भाई अगर आपको आर्क दिया हो तो आर्क से आप कैसे सेंटर ढूंढ के और सर्किल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 इसी बारे में है कि गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्किल कंप्लीट द सर्किल। अब क्या है कि ये आपको कोई आर्क दे दिया उसने, एक आर्क ये दे दिया, ठीक है। अब इस आर्क से आपको एक सर्किल को ढूंढना है। तो इस सर्किल को पूरा कब करोगे, जब आपको यहाँ पे सेंटर मिलेगा, तभी तो सर्किल पूरा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस सर्किल पे कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने ये ए लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया और तीसरा पॉइंट हमने सी ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे। तो अभी क्या देखा हमने कि 3 पॉइंट हमने ऐसे ढूंढ लिए जो इस सर्किल के ऊपर मौजूद है। अब सेंटर कैसे ढूंढेंगे, सेंटर ढूंढने के लिए हम आर्क लगा देंगे। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, किस पे, ए बी पे, और बी सी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो। तो ये BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, जहां एक दूसरे को ये कट करेंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ योर सर्किल। अब इस सेंटर से लेके C तक का एक आर्क डालो, B तक का अपने कंपास में भरोगे तो OC, OB और OA तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। इक्वल की होंगी क्योंकि ये रेडियस होगी सर्किल की। तो अब आप इसको चारों तरफ घुमा दो कंपास को अपने, सो इट विल कंप्लीट योर सर्किल। सर्किल यहाँ पे आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 10.3, जो मैंने आपको कंसेप्ट यहाँ तक अभी तक बताए हैं, ठीक है। 10.3
कर लेना आप। 10.3 में अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, आपको उसके डाउट का आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। अभी हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड की लेंथ इक्वल हो तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस का क्या कोई रिलेशन है, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, उसकी दो इक्वल कोड हैं, एक कोड ये ले ली हमने और एक कोड कोई हमने इसी के बराबर ले ली इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये दो कोड इक्वल हैं, ये ए बी है कोड और ये सी डी है और ये यहाँ पे है सेंटर। ठीक है, ओ। अब कोड से डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या है कि उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ कर लिया, इसको मान लेते हैं ओ एम, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पे, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं एन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि भाई ये कोड इक्वल लेंथ की हैं। सो क्या गिवन है उसका कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो हमें ओ एन और ओ एम के बीच एक रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा ओ एन और ओ एम के बीच। तो ओ एन और ओ एम दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बन जाती है थ्योरम नंबर 10.6। तो 10.6 कहती है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। अगर किसी भी सर्किल में दो इक्वल कोड हैं तो उन इक्वल कोड से सेंटर का जो लेंथ होगा, सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल। अगर वो कोड इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया है। ओके, सो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, प्रूफ बुक में दिया ही नहीं है। गुड। उसके बाद है थ्योरम नंबर 10.7। 10.7 जस्ट इसका कन्वर्स है, उसका भी प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको स्टेटमेंट ये याद रखना है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ओ एन इज इक्वल टू ओ एम है, तो ये जो कोड होंगी ए बी और सी डी बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, तो अब जो थ्योरम नंबर 10.7 है, 10.7 क्या है? 10.7 के अंदर ये चीज गिवन है और ये चीज अगर हमें प्रूव करनी है, बट आपकी बुक में जो है सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि अगर ये सेंटर से किसी कोड, दो कोड का डिस्टेंस अगर इक्वल आता है, सो दीज टू कोड्स विल बी इक्वल इन लेंथ। ओके, अभी देखते हैं इसी पे बेस्ड, इसी थ्योरम, दो थ्योरम जो हमने पढ़ी है, इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, एग्जांपल नंबर 2, उसको करते हैं फटाफट। सो एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, एक फिगर दिया है उसने, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल। अब ये कह रहा है कि हमारे पास मान लेते हैं एक सर्किल है, ठीक है, और उस सर्किल में क्या है, एक डायमीटर है, ये इसका सर्किल का डायमीटर मान लेते हैं, डायमीटर मान लिया हमने इसका पी क्यू। अब इसमें कोई दो इक्वल कोड हैं, एक कोड मान लेते हैं ये है, ठीक है, दूसरी कोड हम मान लेते हैं कोई ये। ओके, इस कोड का हमने नाम दिया है ए बी और इस कोड का नाम दिया है हमने सी डी। तो यहां पे गिवन क्या है कि कोड्स हमारी दोनों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्किल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। हमें ये गिवन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है वो कि डायमीटर के साथ ये कोड जो है इक्वल एंगल बनाती है। इसका मतलब ये डायमीटर के साथ ये कोड ये एंगल बना रही है और डायमीटर के साथ ये वाली कोड ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ई है तो उसमें दिया है, गिवन क्या है कि एंगल ए ई बी
ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ये उसने गिवन है कि भाई जो डायमीटर है, डायमीटर के साथ ये दोनों कोड इक्वल एंगल बना रही है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो दोनों कोड हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम सेंटर से इन दोनों कोड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, दोनों पे परपेंडिकुलर डाल के। तो इस पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डाला हमने, इसको L नाम दिया। इस पे परपेंडिकुलर डाला हमने, तो इसको हमने मान लेते हैं M नाम दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बना। अब देखो दोनों ट्रायंगल देखो आप, LE और इसको O ले लिया हमने, तो ये पहला ट्रायंगल बना और ये दूसरा ट्रायंगल बना। दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या सिमिलैरिटी है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 1 एंड 2, 1 और 2 में देखो ये EO तो कॉमन है, EO इज इक्वल टू EO। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। दूसरा क्या है कि अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी एक, क्या थ्योरम पढ़ी थी कि अच्छा पहले क्या ये एंगल के बारे में बता देते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल MEO, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। और ओके, तो ये गिवन है यहाँ पे। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे, देखो एंगल LOE फाइंड कर लो। LOE वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। तो LOE क्या होगा, एंगल LOE वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 180 माइनस दीज टू एंगल्स, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस LEO, एंगल LEO। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 90 माइनस, सॉरी ये प्लस करना पड़ेगा हमें, 180 में से अगर ये दोनों एंगल हम माइनस कर देंगे तो यही मिलेगा हमें। तो ये जो एंगल LOE आ जाएगा वो आ जाएगा 90 माइनस एंगल LEO। ठीक है, तो ये आ गया आपका LOE एंगल। ठीक है, अब ये देखो LEO किसके बराबर है, LEO आपका देखो AEQ किसके बराबर हम लिख सकते हैं, LEO के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ये लिख देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इसको मैं यहां से लिख देता हूं कि AEQ एंगल को मैं लिख सकता हूं LEO। तो यहां पे लिख दो कि LEO इज इक्वल टू DEQ को क्या लिख सकता हूं मैं, DEQ को लिख सकता हूं MEO। तो एंगल MEO। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहां पे कि LEO एंगल को मैंने क्या लिख दिया, एंगल MEO के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या दिखाया है कि एंगल LOE इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल MEO। ठीक है, अब सिमिलर फैशन में हम इसको उल्टा लेके जा सकते हैं। ठीक है, उल्टा कैसे लेके जा सकते हैं, नहीं सॉरी ये आ गया यहाँ पे एंगल LOE इज इक्वल टू 90 माइनस LEO को मैंने क्या लिख दिया, MEO लिख दिया। ठीक है, ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस MEO। अब देखो MEO को क्या लिख सकता हूं मैं, ये वाला जो एंगल है इसको मैं लिख सकता हूं। अब अगर इस एंगल की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, EOM की वैल्यू, देखो EOM को मैं क्या लिख सकता हूं,
ई ओ एम इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों एंगल का एडिशन, तो 90 प्लस MEO। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे किया मैंने, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल MEO। तो मैंने क्या लिखा है, 90 माइनस एंगल MEO। तो मैं 90 माइनस एंगल MEO की जगह क्या लिख सकता हूँ, EOM लिख सकता हूँ, एंगल EOM। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एंगल LOE इज इक्वल टू एंगल EOM। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, मैंने प्रूव कर दिया भाई। LOE इज इक्वल टू EOM, और ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री है ना। तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी क्या कहती है, सो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब क्या है कि LO इज इक्वल टू OM आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, LO इज इक्वल टू OM। तो जब LO इज इक्वल टू OM हो गया, तो हमने पिछली वाली थ्योरम में पढ़ा था एक चीज कि अगर कोड से सेंटर का लेंथ, कोड से सेंटर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है किसी भी दो कोड्स का, सो दीज टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ। अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहां से सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस LO है, इस कोड का डिस्टेंस OM है, दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कि ये कोड भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सो बाय थ्योरम 10.8 AB इज इक्वल टू CD, AB और CD दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूव हुआ। एक्सरसाइज नंबर 10.4 करनी है अब आपको। एक्सरसाइज 10.4 इन्हीं दो थ्योरम्स पे बेस्ड है। उसके बाद करते हैं अब हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। जो हमने आपको पहले पढ़ाया था कि आर्क से जो एंगल सबटेंड होगा, बताया था ना पिछले वाले टॉपिक में कि आर्क से एंगल सबटेंड होता है तो कैसे, कहाँ पे एंगल बनता है, कैसे एंगल सबटेंड होता है। तो अभी उसके लिए यहाँ पे थ्योरम पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो थ्योरम नंबर, आपके लिए बड़ा फ़ायदा है कि 9th की जो बुक है इसमें बहुत सारी थ्योरम ऐसी हैं जिनके सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही पता होने चाहिए, उसके थ्योरम का प्रूफ नहीं है आपकी बुक में। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 10.8 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ठीक है। तो अब इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ओके, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं अब हम। देखो इसको प्रूव, इसके यहाँ पे 3 कंडीशन, पहले इसको समझ लो। अब देखो यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती हैं, तीनों सिचुएशन में अलग अलग बना देता हूँ सर्किल। पहले इसको समझ लो, अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो इजीली आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखो कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले समझ लो।
तो यहाँ पे क्या है कि कोई आर्क है, एक आर्क मेजर भी हो सकती है, आर्क माइनर भी हो सकती है। तो पहले केस में हम समझ लेते हैं कि आर्क हमारी माइनर है, ठीक है। एक केस हो सकता है कि आर्क माइनर है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, देखो ये वाली आर्क है पी क्यू, इसके दूसरा पार्ट, अब इसने दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो आर्क ये छोटे वाली हो गई माइनर आर्क, एक ये मेजर आर्क हो गई। तो मेजर आर्क में कोई पॉइंट लिया मैंने ए। अब ये जो आर्क होगी, इस आर्क से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, तो वो एंगल मैंने आपको बताया था सबटेंडेड वाला ये बनेगा, है ना। सेंटर के साथ, सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से एंगल बनाते हैं पहले हम। इस आर्क ने सेंटर से ये एंगल बनाया है, ओके। अब हम एक काम करते हैं कि इसको ना यहाँ सेंटर से एक लाइन थ्रू कर देते हैं, ये O है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक B हमने मान लिया कि B रे को हम यहाँ पे थ्रू कर देते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि ये एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ, ओके। तो ये आर्क है आपके पास माइनर आर्क पी क्यू ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल एक दूसरा पॉइंट लिया हमने ए से इसने एंगल सबटेंड किया ये वाला, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है, सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड हुआ है, ये वाला एंगल सबटेंड हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल सेंटर के साथ सबटेंड हुआ है, दिस एंगल इज डबल टू द एंगल पी ए क्यू, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। समझ आई बात। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, कौन सा एंगल, पी ओ क्यू। अब ये एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये वाली माइनर आर्क है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेजर आर्क है। तो यहाँ कहीं पे पॉइंट ले लो, ए यहाँ पे भी हो सकता है, 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 ठीक है। अब मैं तीनों कंडीशन लेके बताऊंगा आपको कि ए कहाँ कहाँ हो सकता है। और ये आर्क अभी हमने माइनर आर्क ली है, ये डायमीटर भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली आर्क भी हो सकती है। अगर पी क्यू यहाँ पे होता, पी क्यू इस तरह होता, तो सेंटर यहाँ होता, ए यहाँ पे होता, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है पी ओ क्यू कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है कि जो पी ओ क्यू है इसका डबल है, ठीक है। डबल कैसे होगा, ये 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा हमें, है ना, तभी तो डबल होगा। अब हम ले लेते हैं कि भाई ये पी क्यू यहाँ नहीं, पी क्यू ऊपर है, तो पी क्यू मान लेते हैं हम यहाँ पे है कि ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, ऊपर की साइड है, ये हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। और ए यहाँ पे है हमारा, ए तो यहीं पे है, ऊपर में है, तो ए अब किस में हो गया, ए माइनर आर्क में हो गया, है ना। तो अब सेम वे जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऐसे ही हम यहाँ क्या करते हैं कि एक इसको ना ओ से मिला देते हैं और यहाँ पे बी कोई रे हम डाल देते हैं जो कि इसको ओ से मिला देती है, ठीक है। सिमिलर केस में हम क्या करते हैं कि पी को फिर ए से मिला देते हैं, ए को हम क्यू से मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर है हमारे पास, सेंटर को पी से मिला देते हैं और क्यू को भी पी से मिला देते हैं। तो अब एंगल जो सबटेंड होगा वो कौन सा होगा, एंगल अब सबटेंड होगा पी ओ क्यू, ये वाला। अब ये वाला एंगल सबटेंड होगा, है ना। तो ये वाला एंगल, सॉरी इसमें मैंने गलत बनाया यहाँ, ये एंगल होगा इस साइड, ठीक है। तो ये एंगल सबटेंड होगा पी ओ क्यू, तो हमें प्रूव करना है कि ये पी ए क्यू का डबल है, ओके। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। सिमिलर केस में यहाँ पे हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे,
ओ से गुजरती हुई, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब तीनों केस हम डिस्कस करते हैं और तीनों केस देखो, इसका कंसेप्ट समझ लो। पहले कंसेप्ट हमें क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लेते हुए एक ये ट्रायंगल पकड़ो, एक ये ट्रायंगल पकड़ो। ठीक है, इस ट्रायंगल को पकड़ के और ये वाला एंगल निकाल लो, इस ट्रायंगल को पकड़ के ये वाला एंगल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो POQ आ जाएगा और आपका थ्योरम बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी। कैसे, उसको देख लो। ये देखो, ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल मान लेते हैं 2 है। तो ये जो एंगल है BOQ एक्सटीरियर एंगल होगा किस ट्रायंगल के लिए, AOQ के लिए, ट्रायंगल 1 के लिए। तो यहाँ पे एंगल BOQ किसके बराबर होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना। सो एंगल OAQ प्लस OQA, एंगल OQA बराबर हो गया। अब ये वाला एंगल सिमिलर फैशन में एंगल BOQ विल बी इक्वल्स टू, सॉरी BOP, ये वाला एंगल इन दोनों एंगल का इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये हो जाएगा OAP, एंगल OAP प्लस एंगल OPA। ठीक है, अब हमें BOP और BOQ को अगर ऐड कर दें, BOP और BOQ को ऐड कर दें तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, POQ एंगल मिल जाएगा हमें, है ना। सो और एक चीज और देखो कि ये AO भी रेडियस है और OQ भी रेडियस है। सिमिलर फैशन में OP भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। तो ये दोनों, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो OAQ और OQA है, इन दोनों को मैं एक करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एंगल BOQ इज इक्वल टू OAQ, एंगल OAQ प्लस इसको भी मैं OAQ के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, सो एंगल OAQ के बराबर लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 2 ऑफ एंगल OAQ। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि BOQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAQ। सिमिलर फैशन में इसको करेंगे। अब ये OAP के बराबर OPA हो जाएगा। सो एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल OAP प्लस एंगल OAP। OPA को मैं OAP लिख सकता हूँ। तो यहाँ से BOP की वैल्यू क्या आ गई, एंगल BOP इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OAP। ठीक है, ये आ गया। अब BOP और BOQ को जोड़ दो तो क्या बनेगा, BOQ और BOP को जोड़ दो तो क्या बनेगा, POQ बन जाएगा, है ना। सो POQ इज इक्वल टू एंगल BOP प्लस एंगल BOQ, दोनों की वैल्यू रख दो। BOP किसके बराबर है, 2 ऑफ एंगल OAQ प्लस 2 ऑफ एंगल OAP, OAP। ठीक है, 2 यहाँ पे कॉमन आ गया तो क्या बचा, एंगल OAQ प्लस एंगल OAP। OAQ और OAP क्या है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ऑफ एंगल PAQ। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PAQ। किसी भी केस में ले लो आप, इस केस में ले लो, इस केस में ले लो या इस केस में ले लो, तीनों केस में हम इसी तरह से प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेमी सर्किल में आप कहीं पे भी एंगल सबटेंड कर लो, सेमी सर्किल में कहीं पे भी एंगल सबटेंड करो तो वो एंगल का वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये भी एक यहाँ पे कोरोलरी आ जाती है इस थ्योरम की
कि सेमी सर्कल के अंदर कहीं पे भी एंगल सबटेंड कर लो, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो इजीली ये थ्योरम प्रूव हो गई। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा केस नंबर 3 में। तो थ्योरम नंबर 10.9 क्या कहती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, अब देखो इस कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ये यहाँ पे बना होता तो भी ये एंगल 90 डिग्री होता, है ना, ये अगर यहाँ पे बना होता तो भी 90 डिग्री होता, क्योंकि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ऑलवेज इसका डबल होगा। समझ के बात। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि सेम सेगमेंट में अगर हम कहीं पे भी एंगल बना रहे हैं, कहीं पे भी एंगल सबटेंड होता है सेम सेगमेंट के अंदर, तो वो एंगल इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया है PAQ, अगर हम ये वाला एंगल बनाए, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये है आपकी थ्योरम नंबर 10.9। 10.9 कहती है कि भाई एक ही सेगमेंट में आप कहीं पे भी एंगल बना लो, एंगल सेम बनेगा। PQ से एंगल यहाँ पे बना लो चाहे, तो ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, तो सेम सेगमेंट में अगर कहीं पे भी एंगल बना रहे हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। ओके, थ्योरम नंबर 10.10 है आपकी। इसके बाद 10.10 कहती है कि इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द अदर 2 पॉइंट लाइंग इन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो अभी इस पे 10.10 थ्योरम हम एक बार देख लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। सिंपल सी थ्योरम है। ओके, कोई भी अगर बच्चों आपको डाउट आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी सजेशन है आपको तो सजेशन भी दे सकते हैं अपना। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 10.10। थ्योरम नंबर 10.10, इसका जो है फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूँ स्टेटमेंट। एक सर्किल है हमारे पास। ओके, इस सर्किल के अंदर ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। ठीक है, अब और एक डी पॉइंट है हमारे पास। तो ये जो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनेंगे तो वो एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो ACB बनाओ या ADB बनाओ, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी एक दूसरे के। ठीक है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, ये तो गिवन ही है, क्योंकि अभी पिछली वाली थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि ACB जो है वो ADB के बराबर होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में दोनों एंगल बने हैं इस आर्क के ऊपर, AB के ऊपर। ठीक है, सेम सेगमेंट में बने हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट लाइन इन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट लाई ऑन ए सर्किल। तो हमें प्रूव करना है कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है वो सर्किल पे लाई करेंगे, या उनको कहते हैं कोन साइक्लिक। एक यहाँ पे टर्म आती है कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक मतलब चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्किल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मान लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट जो है वो सर्किल पे लाई नहीं करता, तो या तो वो अंदर लाई करेगा, मान लेते हैं ये ई डैश है, या वो बाहर लाई करेगा। इसको अगर बाहर बढ़ा दें तो बाहर हम ई मान लेते हैं, तो या तो वो ई पे लाई कर रहा है या ई डैश पे लाई कर रहा है, बट वो डी पे लाई, ये जो सर्किल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, या तो वो अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। या तो हम समझ लेते हैं कि वो जो डी पॉइंट है वो सर्किल के ऊपर नहीं है, वो ई डैश पे है या ई पे है। ठीक है, तो इफ पॉइंट ए सी ई एंड बी लाई ऑन ए सर्कल, तो इफ पॉइंट्स ए सी बी
एंड ई लाई ऑन ए सर्किल। अगर ये पॉइंट अगर सर्किल पे लाई करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है थ्योरम, पिछले वाली थ्योरम से क्या पढ़ा है हमने कि ये वाला जो एंगल है जो ई के साथ बनेगा या ई डैश के साथ बनेगा, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, है ना भाई। अगर ये सर्किल पे लाई कर रहा है, ई डैश अगर सर्किल पे लाई कर रहा है मतलब ई डैश यहाँ पे हो जाएगा, ई डैश यहाँ पे हो जाएगा तो सेम सेगमेंट में एंगल बनेंगे, सेम सेगमेंट में एंगल बनेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अगर ई यहाँ पे होगा तो ये जो एंगल बनेगा वो इक्वल बन जाएगा, किसके इक्वल बन जाएगा, ए सी बी के इक्वल बन जाएगा। देन एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। ए सी बी और ए ई बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या दिया है कि ए सी बी किसके बराबर है, ए डी बी के बराबर है, तो एंगल ए डी बी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। ए डी बी और ए ई बी दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये इक्वल तब हो सकते हैं जब डी और ई बिल्कुल एक ही पॉइंट हो। इसका मतलब ना तो वो ई डैश हो सकता है ना ई हो सकता है, वो डी जो है वो यहीं पे होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिंपल, बहुत इजीली प्रूव होगी थ्योरम। ओके, सो सिमिलरली हम क्या दिखा देंगे, ई डैश के लिए दिखा देंगे कि ई डैश अब हम मान लेंगे कि भाई इफ पॉइंट ए सी बी एंड ई डैश लाई ऑन सर्कल, ई डैश अगर लाई करेगा सर्कल के ऊपर तो फिर ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश बी के बराबर, और ए सी बी किसके बराबर है, ए डी बी के बराबर है, तो ए डी बी बराबर आ गया ए ई डैश बी। तो इसका मतलब क्या है कि डी और ई डैश दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। तो हमने क्या दिखा दिया, इंटीरियर के अंदर भी दिखा दिया कि कौन साइक्लिक पॉइंट है ये चारों, और हमने इंटीरियर के बाहर भी दिखा दिया कि कौन साइक्लिक पॉइंट है। अब हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थ्योरम नंबर 11। अब ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स के ऊपर ही ये पूरी की पूरी आपकी दो थ्योरम है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम क्या कहती हैं कि अगर चार पॉइंट हमारे कौन साइक्लिक हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ऑब्वियसली। तो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये कह रहा है, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है, खाली इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो अगर ये कोई हमारे पास सर्किल है और इसके चार पॉइंट हैं, कौन साइक्लिक है वो, ए बी सी और यहाँ पे कहीं है डी, तो इसका हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो क्वाड्रिलेटरल बना लिया तो इसके ये कह रहा है कि जो अपोजिट वाले जो एंगल होंगे उन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 10.11, थ्योरम नंबर 10.11। ठीक है, और इसका इफ दे आर साइक्लिक पॉइंट, अगर ये साइक्लिक पॉइंट है तब ये ट्रू है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है कि अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो चारों के चारों पॉइंट जो है वो को साइक्लिक पॉइंट होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये। ठीक है, तो इसके प्रूफ आपकी बुक में नहीं दिया है, खाली थ्योरम आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इस थ्योरम, दो थ्योरम्स का यूज होते हुए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये थ्योरम बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। तो एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो फिगर दे रखा है उसने, एक सर्किल है हमारे पास। ओके, सर्किल का एक डायमीटर है ए बी, ये डायमीटर हो गया ए बी, और एक कोड है हमारे पास सी डी, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। उसने दिया है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज द कोड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सी डी क्या है, रेडियस के बराबर है। अगर ये यहाँ पे ओ है पॉइंट, तो अगर हम इसको ओ को मिला देते हैं किससे, सी से, तो इसने दिया है कि भाई ओ सी इज इक्वल टू सी डी, ओ सी इज इक्वल टू सी डी, और डी को भी हम ओ से मिला देते हैं तो ये भी रेडियस ही हो जाएगी, है ना। तो ओ डी, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब देखो यहाँ पे छोटी सी चीज़ आप समझ लो
कि जब सी डी, ओ सी और ओ डी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल कैसा बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने बराबर होंगे? 60-60 के एंगल हो जाएंगे सारे के सारे। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इससे आगे हम करते हैं। इससे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि अब हमने डी को बी से मिला दिया। ठीक है, डी को बी से मिला दिया तो एक जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बना? ए सी बी डी, ए को सी से मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्योंकि चारों पॉइंट जो है साइकिल इसके सर्किल के ऊपर हैं। अब ये कह रहा है कि भाई अगर डी बी को आगे बढ़ा दिया जाए, डी बी को मैंने आगे बढ़ा दिया, ए सी को आगे बढ़ा दिया, तो ये एक पॉइंट यहां पे मिलेगा आपको ई। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ई जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ लो इसको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी को मैंने बी से मिलाया। ओके ओके, चलो देखो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। अब छोटा सा एक यहाँ पे देखो कि ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा 90 डिग्री? क्योंकि ये सेमी सर्किल में एंगल सबटेंडेड है। कौन सा एंगल? ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के अंदर वो एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। समझ में आई बात? ओके, अब जो CBD एंगल होगा, एंगल CBD, अब यहां पे देखो हमने एक चीज और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है आर्क से, है ना, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है आर्क से, वो एंगल डबल होता है। किसके डबल होता है? जो अदर पार्ट में एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है CBD, देखो ये एक आर्क है BD, BD हमने एक कोड लिया है, तो ये जो BD कोड है, इस BD कोड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है C पे। ठीक है, C पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला। तो ये एंगल कितना है? वो आधा होना चाहिए। किसका आधा होना चाहिए? जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है? ठीक है, या ये जो आर्क है आपका CD, CD से जो देखो एक आर्क है हमारे पास CD, सॉरी एक कोड है हमारे पास CD, CD से सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है एक। कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है? 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है। ठीक है, और इस CD से एक एंगल B पे सबटेंड हो रहा है। ठीक है, तो B पे जो एंगल सबटेंड होगा वो इस एंगल का आधा सबटेंड होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि एंगल CBD विल बी हाफ ऑफ एंगल COD। इसका हाफ होना चाहिए सबटेंड। ठीक है, अभी थ्योरम हमने पढ़ी है। तो ये कितना है? ये 60 डिग्री है। COD कितना? 60 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल CBD कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूं 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। ओके, अब ACB देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो जब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से 30 अगर माइनस कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा? 60 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। ओके,
समझ आई बात? तो 60 डिग्री हो गया। तो अब BCE निकाल लो, BCE, BCE आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, BCE 90 डिग्री आ गया। अब CEB निकाल लो, CEB क्या होगा? देखो भाई, ये एंगल आपका 90 माइनस 30 हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सीधा हम निकालेंगे BCE, सॉरी BCE तो आपका 90 डिग्री आ गया। अब CEB निकालेंगे, CEB जो फाइनल एंगल है हमारा, एंगल CEB। तो CEB कितना हो जाएगा? 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, ठीक है, 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो 90 माइनस 30 आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री एंगल है ये, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री। 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है, समझ गए बात? तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो ये वाला एंगल आ गया आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इन थ्योरम्स का यूज़ करते हुए हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन मुश्किल से समझ में आएंगे। एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है कि एक फिगर दिया है उसने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है कोई, तो उसमें एक पॉइंट है A, एक पॉइंट यहाँ है B, एक पॉइंट यहाँ है C और एक पॉइंट यहाँ है D। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ओके। हाँ, अब ये कह रहा है कि इसके डायगोनल भी डाल लो, तो AC डाल लिया और BD 2 डायगोनल हमने डाल लिए। अब वो कह रहा है कि एंगल DBC 55 है, DBC ये वाला जो एंगल है वो 55 डिग्री है, BAC 45 है, BAC ये वाला एंगल है इसका 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड BCD, एंगल BCD हमें फाइंड करना है, ठीक है, ओके। अभी देखो हम जो थ्योरम है हमारी, उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। एक आर्क है यहाँ पे CD, है ना, सॉरी CD एक आर्क है, CD ये आर्क है। इस आर्क से देखो, एक तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो गया ये वाला, ये CD जो कोड है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक तो पार्ट ये वाला हो गया 1, और एक ये इसके अलावा जो इधर वाला पार्ट है ये हो गया पार्ट 2, ठीक है। अब ये CD से 2 एंगल सबटेंड हो रहे हैं इस पार्ट में। एक ये CD एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो ये 55 डिग्री जो B पे सबटेंड हो रहा है, और एक CD एंगल सबटेंड कर रही है A के ऊपर, है ना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना। तो CD से 2 एंगल सबटेंड हुए, एक B के ऊपर सबटेंड हुआ और एक A के ऊपर सबटेंड हुआ। तो हमने थ्योरम क्या पढ़ी है कि अगर अदर पार्ट में कहीं भी एंगल अगर सबटेंड होता है सर्किल के अंदर, तो वो एंगल इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे इसका मतलब क्या है कि ये एंगल भी 55 होगा, और 55 प्लस 45 कितना हो गया? 100 हो गया। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उसके जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो जब ये 100 हुआ तो ये कितना बचा? 80 डिग्री बच गया, है ना। यही फाइंड करना है हमें, बड़ा सिंपल है। BCD फाइंड करना था, तो कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे 2 थ्योरम का यूज हुआ है, ओके। चलिए, बहुत सिंपल। उसके बाद करते हैं अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 में बड़ा ही सिंपल सा है। 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। 2 circles intersect at point A and B. AD and AC are diameters of the 2 circle. 2 सर्किल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और यहां से क्या है कि दो डायमीटर हैं, ये डायमीटर है इसका ए डी और ए सी इसका डायमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट है सी, तो ये सी ए सी जो है इस सर्किल का डायमीटर है और ए डी इस सर्किल का डायमीटर है। अब ये कह रहा है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी यहाँ पे कोई पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, हमें प्रूव करना है कि डी से अगर सी को मिला दें तो बी भी जो है इसी पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस पे लाई करेगा, कैसे लाई करेगा उसको कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाने का तरीका क्या है कि अगर हम इसको लीनियर एंगल दिखा दें तो ये इस पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो लीनियर एंगल कैसे दिखाएंगे? देखो सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि ये बी जो पॉइंट है, बी इस सर्किल पे भी लाई करता है और इस सर्किल पे भी लाई करता है, और ये बी ए डी इसका डायमीटर है, ए सी इसका डायमीटर है। तो डायमीटर से जो सेमी सर्किल में एंगल सबटेंड होता है, वो एंगल कितना सबटेंड होता है? 90 डिग्री सबटेंड होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि DBC एक लीनियर एंगल बनाता है, लीनियर एंगल बनाता है तो बी भी DC पे लाई करेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। एक कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, इस तरह का कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, कोई भी XYZ कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम A, B, C और D का नाम दे देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि भाई इसके अगर एंगल बाइसेक्टर ले लें, इसका एंगल बाइसेक्टर ये ले लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये ले लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट किए, यहाँ पे कट कर दिया। अब हम इसका एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, तो ये आ गया। इसका एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं तो ये आ गया। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये एंगल बाइसेक्टर से हमने एक अंदर में एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं, इसको F दे दो, EF, G और H। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अब देखो इस हमें प्रूव करना है कि EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या कंडीशन होती है कि उसके जो आमने सामने के जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अगर हम किसी तरह से E + G = 180 डिग्री दिखा दें और F + H = 180 डिग्री दिखा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। ठीक है, सॉरी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ओके, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा तो ये जो एंगल होगा, देखो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल FEH = किसके बराबर हो जाएगा? BEA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल हैं तो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ओके, अब ये जो E एंगल है, E एंगल किसके बराबर होगा? 180 माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, क्योंकि तीनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा BEA
BEA किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये एंगल प्लस ये एंगल, 180 माइनस EAB प्लस एंगल EBA इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, FEH की वैल्यू निकाल ली। सिमिलर फैशन में हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि FGH एंगल FGH इज इक्वल टू एंगल DGC, ये भी अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इसके प्लस प्लस इसका प्लस, तो ये हो जाएगा एंगल GDC प्लस एंगल GCD, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 180 के बराबर दिखाना है। तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180 प्लस 180 ऐड होके हो जाएगा 360 माइनस, इनको ऐड कर लो, सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा एंगल EAB प्लस एंगल EBA प्लस एंगल GDC प्लस एंगल GCD, ठीक है। अब देखो ये EAB क्या है, A एंगल का हाफ, EAB A एंगल का हाफ है, क्योंकि हाफ हाफ हो गए दोनों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो सभी हाफ हाफ हो जाएंगे, ये A एंगल का हाफ हो जाएगा, ये B का हाफ हो जाएगा, ये D का हाफ हो जाएगा, ये C का हाफ हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल D, हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है। हाफ में बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 360 माइनस हाफ एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 माइनस हाफ A प्लस B प्लस C, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 180 दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि ये जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। सिमिलर फैशन में हम इसको दिखा सकते हैं कि F प्लस H भी 180 डिग्री होगा, तो ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे और ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल F प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है, तो इसलिए इससे जो है प्रूव हो जाता है कि ये जो EFGH है अगर बनते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 10.5 इसी पे बेस्ड है, पूरी की पूरी इजीली कर सकते हो आप। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट आपका बनाए रखिए।